मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक थी सर, थोड़ा सा, तो इस वजह से देखना जरूरी भी था कि यार थोड़ी उस टाइम मैंने रीडिंग स्टार्ट की, क्योंकि इंग्लिश के लिए सबसे जरूरी सर रीडिंग ही है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है ना तो बहुत हेल्प मिलती है रीडिंग के हिसाब से। एक बार फाउंडेशन आपका क्लियर हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, मजबूत हो जाए कि हाँ भाई आपको सभी टॉपिक के पता चल गए कि किस तरीके के क्वेश्चन किस टॉपिक से बन सकते हैं, उसके बाद सर प्रैक्टिस ही बचती है बस। मैं मानता हूँ कि सर करंट के लिए लापरवाही रही है मेरी, तो जैसे जैसे दिन कम होते जाते हैं और बर्डन से फील होता है कि यार ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, और पढ़ फिर कम ही होता चला जाता है। तो करंट के लिए तो मैं कहना चाहूंगा कि स्टार्टिंग से ही आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए करंट के लिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं टेक्स्ट बुक बैंकिंग के इस यूट्यूब चैनल पे। सिलसिला लगातार चलेगा भी क्योंकि रिसेंटली रिजल्ट आया है आईबीपीएस क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ। एंड आज हमारे साथ में इस सेशन में जुड़ गए हैं कुलदीप खंडेलवाल, जिन्होंने रिसेंटली आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। तो कुलदीप जी, आप अपने बारे में एक बार सारी की सारी चीज़ें बता दीजिए सबको, देन उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ रहा, क्या कुछ प्लान थे, क्या कुछ स्ट्रैटेजीज थी, क्या क्या हर्डल्स इन्होंने फेस किए अपनी तैयारी में, वो सारी की सारी चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। जी कुलदीप जी। थैंक यू सर। सर मेरा नाम कुलदीप खंडेलवाल है और मैं पिलखवा सर हापुड़ के पास में वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अभी रिसेंटली आईबीपीएस क्लर्क का कैनरा बैंक मुझे मिला है, आईबीपीएस क्लर्क सेलेक्ट हुआ हूँ उसमें। और सर ग्रेजुएशन के लिए मैंने बीकॉम किया हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने एमबीए किया हुआ है। तो उसके कुछ टाइम बाद मैंने जॉब की और फिर जॉब क्विट करने के बाद थोड़ा सा तैयारी की हो रहा है। सो इस बार सर निकला हुआ है मेरा आईबीपीएस क्लर्क। ओके, सो आईबीपीएस क्लर्क इन्होंने निकाल दिया एंड कैनरा बैंक आपको अलॉट हुआ है। जी सर। ओके, सो क्या कुछ रहा तैयारी के दौरान, जैसे प्रीलिम्स से लेकर के मेंस तक आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? सर मेरा 4th अटेम्प्ट था। फोर्थ अटेम्प्ट रहा है। तो मतलब इस जर्नी में 3 साल में आपने क्या कुछ सीखा, क्या कुछ प्लान किया, वो सारी चीज़ें एक बार शेयर कर दीजिए सभी के साथ में। सर सबसे पहले जब मैं तैयारी स्टार्ट की थी 2021 में, सो उस टाइम पे सर घर वाल मतलब थोड़ा सा मेरी जो फैमिली में है, मेरी सिस्टर की जॉब लगी थी उससे पहले 2019 में, उसके बाद मेरी दूसरी सिस्टर की जॉब लगी थी। सो उनके बाद ही मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में आया। सो सर एक होता है ना कि तैयारी स्टार्ट करने के बाद थोड़ा सा जो गाइडेंस होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, जो मुझे लगता है कि अगर ये बताना है कि कहाँ से स्टार्ट करनी है, कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे कैसे प्रोसेस होता है। सो गाइड करने वाला कोई नहीं था उस टाइम पे, स्पेशली बैंक के लिए बताने वाला। सो मैंने स्टार्टिंग में एसएससी का बैच ले लिया था बैंक की तैयारी करने के लिए, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था कि कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है। सो हमें लगता था कि सेम ही होता होगा, तो मैंने एसएससी का बैच लिया था, मैथ के लिए लिया था, रीजनिंग के लिए लिया था। सो बाद में धीरे धीरे पता पड़ा कि एसएससी थोड़ा अलग सिलेबस होता है, मैथ का अलग होता है। सो धीरे धीरे सर फिर स्टार्ट किया, तो 2021 में एग्ज़ाम दिया था, उसमें सही नहीं निकला और प्री भी नहीं निकला था उसका। फिर थोड़ा सा 21 में हम जॉब भी कर रहे थे। सो 21 में जॉब छोड़ने के बाद 22 में तैयारी स्टार्ट की, बट ये है कि बताना वही गाइडेंस फिर भी थोड़ी नहीं मिल पाई कि यार कि यहाँ से तैयारी कर लो या ये पढ़ लो, तो वो बताने वाला कोई नहीं था। सो 2022 में थोड़ा सा एक ये है कि हम भी तैयारी स्टार्ट की थी तो थोड़ा सीरियस भी नहीं हो पाए थे। सो उसके बाद 23 में थोड़ा सा हम सीरियस हुए और हमें पता चला कि कहाँ कहाँ से तैयारी की जाती है। सो उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, अपना फाउंडेशन वगैरह क्लियर किए। और 23 में थोड़ा रिजल्ट निकलना शुरू हुआ, मेरा आईबीपीएस एसओ का निकला था। आईबीपीएस एसओ मैंने एचआर से फिल किया था। सो उसका पे निकला। फिर अब तैयारी थोड़ी और अच्छी हो चुकी थी, तो मैंने 2023 के बाद 2024 में शिफ्ट हुआ। सो उसके बाद मैंने मॉक प्रैक्टिस की थोड़ी सी और मॉक वगैरह लगाए। सो 2024 में मेरे 6 प्री क्लियर हुए सर। उसमें आरआरबी, सबसे पहले आरआरबी क्लर्क निकला, उसके बाद आरआरबी पीओ का प्ले निकला, उसके बाद आईपीएस पीओ का प्ले निकला, आईपीएस क्लर्क का प्ले निकला, आईपीएस एसओ का प्ले निकला और अभी एसबीआई क्लर्क का प्ले निकला। तो नॉन स्टॉप 6 प्री निकले। सो उसके बाद धीरे धीरे फिर जब जैसे जैसे प्री हुए उसके बाद थोड़ा सा मेंस पे भी स्विच होने शुरू हुए, क्योंकि लास्ट ईयर जो था वो आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क, इन तीनों के मेंस लगातार ही थे, हर संडे को, हर एक वीक के गैप के बाद। सो मेंस के लिए मुझे लगता है कि मैंने ये भी थोड़ी कमी की कि मेंस की तैयारी पहले से स्टार्ट नहीं की, थोड़ा मालूम नहीं था इस बारे में कि प्री प्री में ही ध्यान दिया, क्योंकि ये था यार 2 साल से कोई एग्जाम नहीं निकल रहा, ना ही प्री निकल रहे हैं, ना ही मेंस निकल रहे हैं। सो क्या सब बोलते थे कि प्री और मेंस साथ में होना चाहिए, लेकिन मैं भी मानता हूँ कि प्री और मेंस साथ में ही होना चाहिए। लेकिन जब नहीं कोई प्री निकला तब लगता है कि यार कम से कम प्री तो निकले। तो उस वजह से फिर सर मैंने 2024 में थोड़ा सा कि यार प्री पे ज़्यादा ध्यान दिया, तो सारे प्री नॉन स्टॉप निकलते गए। और
अगस्त में आरआरबी के क्लर्क और आरआरबी वाले एग्जाम खत्म होते हैं और आईबीपीएस का क्लर्क खत्म हुआ था। सो मई अगस्त के बाद सितंबर बीच में था और 29 सितंबर का आरआरबी पीओ का मेंस था। उसके नेक्स्ट संडे में ही आरआरबी क्लर्क का मेंस था और नेक्स्ट संडे में ही आईबीपीएस क्लर्क, जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। सो मेंस के लिए वो कुछ ही पढ़ पाया था मैं, क्योंकि एक महीने के गैप था और एक महीने में एकदम मेंस कवर करना सर थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। सो जो मैंने मेंस ये जो दिया था, ये मैंने अपनी प्री की तैयारी पे दिया था, जो मुझे लगता है कि, और मैं ये कहना चाहूंगा सर कि अगर एक बार आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, फाउंडेशन अगर आपका मजबूत है, सो मेंस भी आपका हो जाता है। बस ये है कि अगर आप मेंस की क्लासेस, अब मेंस की तैयारी नहीं की है तो प्रैक्टिस कम रह जाएगी, इस वजह से मेंस में आप ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे और थोड़ा स्पीड स्लो रहेगी। लेकिन अगर थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, सो आप मेंस का अटेम्प्ट तो कर लोगे अच्छे से। बस ये है कि मेंस की तैयारी से, मेंस की क्लास लेने से, मेंस की प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड बिल्ड होती है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो मैंने यही था कि 2024 में ये जो ये मेंस दिया था, ये प्री की बेसिक पे ही मेंस दिया था और उसी के ब्याह पे ये निकल गया था। ओके चलो बहुत बढ़िया। मतलब इन्होंने कहा कि फाउंडेशन इनका बहुत स्ट्रांग हो गया था, सारे प्री इन्होंने निकाले थे और मेंस में थोड़ा कम टाइम मिल पाया था इनको तैयारी करने का, बट ये गलती आप सभी मत करना, पैरेलली लेके चलना उसको, है ना। तो मेंस के लिए फिर लास्ट के 6-7 दिन में आपने क्या कुछ किया था? मॉक टेस्ट लगाए थे या हाँ फिर सर, mock test। क्लासेस आपने की होंगी या पीडीएफ से आपने जीए सेक्शन तैयार किया? तो एक एक सेक्शन वाइज आप बता दीजिए कि आपने सबसे पहले इंग्लिश के लिए क्या कुछ किया था। सर इंग्लिश के लिए यूट्यूब पे क्लासेस जो आती हैं वही कि एग्जाम से पहले ही आती हैं कि इस टाइप का पेपर आएगा या इस टाइप का पेपर आता है। सो वही क्लासेस देखी थी मैंने, वहाँ से थोड़ा सा हिंट मिल जाता है कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है इंग्लिश के लिए। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक थी सर, थोड़ा सा, तो इस वजह से देखना जरूरी भी था कि यार थोड़ी, उस टाइम मैंने रीडिंग स्टार्ट की, क्योंकि इंग्लिश के लिए सबसे जरूरी सर रीडिंग ही है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है ना, तो बहुत हेल्प मिलती है रीडिंग के हिसाब से, क्योंकि अटेम्प्ट करते समय अगर रीडिंग से ही आपको ये पता पड़ जाता है कि यार यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, या फिर अगर आप फिलर कर रहे हो तो वहाँ पे लग जाता है कि यार कौन सा वर्ड यहाँ पे सुटेबल होगा। तो रीडिंग बहुत हेल्प करती है इंग्लिश के लिए सर, और क्लासेस से भी थोड़ा हिंट मिल जाता है कि यार कैसे कहाँ से अटेम्प्ट करना है। और आई गुड सर, मेरा मैथ ठीक था थोड़ा सा पहले से ही, और मैथ में मेरे आरआरबी क्लर्क में 40 में से 40 आउट ऑफ 40 आए हुए हैं। ओके आरआरबी आरआरबी क्लर्क में 40 आउट ऑफ 40 आए थे। और मैथ के बिहाफ पे ही सर मैं मानता हूँ जो मेरे एग्जाम निकलते हैं मैथ के बिहाफ पे निकले हैं। मैथ के लिए सर प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, एक बार फाउंडेशन आपका क्लियर हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, मजबूत हो जाए कि हाँ भाई आपको सभी टॉपिक के पता चल गए कि किस तरीके के क्वेश्चन किस टॉपिक से बन सकते हैं, उसके बाद सर प्रैक्टिस ही बचती है बस। और रीजनिंग भी सर मेरा ठीक था, अच्छा था। और रीजनिंग में भी सर प्रैक्टिस, एक बार फाउंडेशन हुआ उसके बाद बस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस हुआ। और सर करंट के लिए मैं मानता हूँ कि सर करंट के लिए लापरवाही रही है मेरी, क्योंकि वो है कि प्री में लगे रहे, मेंस के पढ़ नहीं पाए, और एक महीने में जब मेंस पढ़ने की बारी आती है यार, करंट के लिए पढ़ना बहुत कुछ है और एक महीने में पढ़े क्या। तो एक महीना फिर लगता जैसे जैसे दिन कम होते जाते हैं और बर्डन से फील होता है कि यार ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, और पढ़ फिर कम ही होता चला जाता है। तो करंट के लिए तो मैं कहना चाहूंगा कि स्टार्टिंग से ही आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए करंट के लिए, क्योंकि एक महीने में फिर सर कवर नहीं हो पाता करंट के लिए। लगता है हमें कि यार हम एक महीने पहले कर लेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाता। सो करंट के लिए सर ये है कि लास्ट टाइम पर कुछ मैराथन्स वगैरह, कुछ मैराथन देखी हैं, क्योंकि वहाँ से काफ़ी हेल्प हुई। उसके बाद एक कोई पीडीएफ अगर मिल गई, कि कोई कंबाइंड पीडीएफ मिल गई, उसमें से जितने थोड़ा बहुत पढ़ चुके, कुछ पेजेस पढ़ लिए, उनमें से जो लगा तो करंट के लिए यही किया सर। और मॉक टेस्ट के लिए सर, टेक्स्ट बुक का मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जब से तैयारी स्टार्ट किया है जॉब छोड़ने के बाद 2022 से स्टार्ट की थी मैंने, तो मैंने टेक्स्ट बुक का ही पहले लिया था, क्योंकि बताने मतलब मुझे टेक्स्ट बुक के बारे में पता था, मैं टेक्स्ट बुक का लिया था। सो उसका सर मुझे सबसे बढ़िया उसका इंटरफेस जो है वो बहुत बढ़िया लगता है वाकई में शुरू में, क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक से जब स्टार्ट किया तो उसका इंटरफेस एक लगता है मतलब रियल एग्जाम वाला फील आपको हाँ, देता रियल है। एग्जाम का फील आता है उसमें। और उसमें मैंने तैयारी स्टार्ट की। आई थिंक उस टाइम पर 2022 में बहुत इजी बोलते थे, टेक्स्ट बुक का लेवल बहुत इजी था। धीरे धीरे सबने बोला कि टेक्स्ट बुक का लेवल इजी आता है, तो धीरे धीरे वो अप भी हुआ। अब अच्छा लेवल आता है टेक्स्ट बुक का। स्टार्टिंग में इजी था, लेकिन अब बहुत अच्छा तो चला गया। और सर मॉक टेस्ट के लिए मैंने उसी से हर साल मैंने, जब भी मेरा पास खत्म हुआ है, मैं टेक्स्ट बुक का ही लिया है। मैंने बीच में एक दो मॉक टेस्ट और परचेस किए थे, बट मुझे वहाँ थोड़ा सा एक तो इंटरफेस थोड़ा समझ नहीं आया, क्योंकि इंटरफेस बहुत जरूरी होता है कि यार कहाँ से आगे पीछे करने के लिए। फिर इंटरफेस बहुत ज्यादा ये होता है कि किसी स्क्रीन छोटी आ रही है या थोड़ा, तो मुझे इंटरफेस का मतलब जो यूआई था वो एकदम एग्जामिनेशन वाला यूआई आपको मिल गया टेक्स्ट बुक के ऊपर। हाँ, वो मुझे बहुत, उसका इंटरफेस काफी अच्छा लगा। और ओके दूसरी बात सर, लेवल के लिए मैं ये भी कहूंगा कि बहुत सारे मॉक टेस्ट और हैं जो मार्केट में है।
सर देखो, ज्यादा हार्ड मॉक बनाना मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा देता है। जैसे टेक्स्ट बुक का है बहुत मीडियम है, ठीक है, एग्जाम से हाई है मानता हूँ, होना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन इतना हाई भी नहीं होना चाहिए सर कि बच्चा का जैसे दूसरों जो मैंने प्लेटफॉर्म अटेम्प्ट किए थे कि बहुत हाई लेवल रखना, वो चीज मैं सुटेबल नहीं मानता। क्योंकि आप मॉक लगा रहे हो, मान लो आप क्लर्क का मॉक दिया, आपने अच्छी तैयारी की है, पढ़ाई की है, उसके बाद आप मॉक लगा रहे हो और आपको 100 में से 50 भी नहीं आ रहे अगर हार्ड मॉक लगाने के बाद, तो फिर सर मोरल डाउन हो जाता है, मोरल बचता ही नहीं है, अगला मॉक अटेम्प्ट करने का मन नहीं करता सर। ना ही मोरल आता है, ना ही मोटिवेशन आता है कि यार अगर आपके मार्क्स आते हैं, थोड़ा एक मोटिवेशन आता है कि अगला मॉक भी लगाएंगे और थोड़ा सा और आ गए। यानी कि मॉक टेस्ट लगाएं, लेकिन एग्जाम रिलेवेंट आपको हाँ मॉक टेस्ट हाँ लगाने सर, जरूरी है। यही सर, क्योंकि ज्यादा हार्ड का है ना, मोरल डाउन हो जाता है सर। ज्यादा हार्ड लगाए हैं तो मार्क्स आएंगे नहीं, जब मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर मोरल, अगला मॉक लगाने का मन नहीं करेगा, एक मोटिवेशन नहीं आएगा, और जब आप एग्जाम में जाओगे तो यही मन में रहेगा कि यार एग्जाम में तो मार्क्स आ नहीं रहे थे यार, यहाँ भी कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो उस मामले में टेक्स्ट बुक ने मुझे लगता है मेरी बहुत हेल्प की है रियलिटी में। मुझे टेस्ट, मैं जिसको सजेस्ट भी करता हूँ उसको मैं बोलता हूँ कि यार टेक्स्ट बुक थोड़ा सा, कि यार स्टार्टिंग तो टेक्स्ट बुक से ही करनी चाहिए, बाकी आगे के लिए भी टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा है। मैं मानता हूँ कि आगे के लिए अगर आप स्टार्टिंग की हो तो आगे आपको फिर उसकी आदत लग जाएगी, और वो बहुत बढ़िया चीज है। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपका स्टार्टिंग आपने किया मॉक टेस्ट लगाने को, स्टार्टिंग में आपने हार्ड कोई मॉक चूज कर लिया और आपके मार्क्स नहीं आए, तो आपको सर दोबारा नहीं मन करेगा आगे के लिए करने का। सो थोड़ा जब मोटिवेशन मिलता है ना कि मार्क्स आ रहे हैं, तो उसके बाद सर मोरल डाउन अप होता चला जाता है, तो फिर आप और टेस्ट लगाते हो और आप उसको एनालाइज करते हो और नॉलेज मिलती है, और वही मोटिवेशन के साथ फिर आप एग्जाम में जाते हो। मैंने सर अभी जो SBI क्लर्क का रिजल्ट आया है, मैं एससी से बिलोंग करता हूँ, आई थिंक SC की कट ऑफ गई है 56 पर, 56 पर, और जनरल की आई थिंक 60 समथिंग गई है। मेरे 85 मार्क्स हैं सर, 85 कट ऑफ से 28 आई थिंक 21 नंबर ऊपर मेरे मार्क्स हैं। तो वो टेस्ट की ही वजह से है, जो मुझे लगता है, क्योंकि एक मोरल आता रहता है वहां से, ठीक है, तो मुझे लगता है कि सर टेस्ट बुक बहुत बेनिफिशियल है, बहुत अच्छा। ओके, सो कुलदीप जी का यही कहना है कि आप जो तैयारी कर रहे हो करते रहो, बट मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सर, और बहुत एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट बहुत जरूरी जरूरी है है सर। कि लेवल जो है वो बहुत अनसर्टेन ना रहे कि एग्जामिनेशन से आप रिलेट ही ना कर पाओ। जी तो जी। ऐसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जरूरी है जो एग्जाम में आप रिलेट करो, स्पेशली PYQs जो होते हैं वो ज्यादा आई हाँ, गेस बहुत बेनिफिशियल होते हैं वो सर, ज्यादा बेनिफिट आपको करेंगे, तो एग्जाम से थोड़े दिन पहले PYQs आप जरूर से जरूर लगाना लगाया चाहिए करो। भाई। एंड एक और चीज कही थी कुलदीप जी ने कि इन्होंने गलती की कि प्री के साथ में मेंस की तैयारी नहीं की, जो आप सभी को बिल्कुल नहीं करनी है। और GA हो चाहे क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, पैरेलली आप लेके चलो एंड मॉक टेस्ट से आप प्रैक्टिस करो। टेक्स्ट बुक की पूरी टीम आप सभी के पास में है आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। तो कुलदीप जी, क्या कुछ फाइनल सजेशन आप देना चाहेंगे अपने छोटे भाई बहनों को? तो फाइनल सजेशन तो मेरा यही रहेगा कि जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं, देख सबसे पहले है गाइडेंस। मेरे साथ कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, एक हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको भी मैं गाइड करता रहता हूँ। तो यही बताता हूँ कि जो गलतियां हमने की हैं वो उन्हें गलतियां ना करनी पड़े, क्योंकि सर गाइडेंस बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि मैंने जो तैयारी की स्टार्टिंग में SSC का बैच ले लिया, तो गाइडेंस नहीं थी ना कि कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो सर गाइडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जब आप गाइडेंस मिल जाती है आपको, तो फिर उसी एग्जाम रिलेवेंट ही पढ़ना है ज्यादा। ये होता है ना कि ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना नहीं, एक थोड़ा सा फिक्स पैटर्न होता है। बैंक का खासियत यही है कि फिक्स पैटर्न है, हाँ थोड़ा उस पैटर्न का लेवल अप है, लेकिन फिक्स पैटर्न है, फिक्स चीजें हैं उसमें। सो उन्हीं चीजों को पढ़ना है और अच्छे से प्रैक्टिस ही करनी है। और एक होता है कंसिस्टेंसी। तो देखो कभी भी, अगर मैंने भी कितनी बार टाइम टेबल बनाया हुआ है, कभी फॉलो होता है कभी नहीं होता है, लेकिन जिस दिन नहीं होता है उस दिन थोड़ा बहुत, अगर मान लो आप उससे प्रीवियस डे आपने 7-8 घंटे पढ़े हो, 7 घंटे पढ़े हो, 6 घंटे पढ़े हो आप, और नेक्स्ट डे आप, अगर आपका मन नहीं कर रहा तो एटलीस्ट 1 to 2 आवर आपको पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो बहुत एक गिल्ट वाली फील आती है कि यार आज तो पढ़ा ही नहीं हूं, फिर अगले दिन मन नहीं करता उसे पढ़ने का। तो ज्यादा नहीं, अगर किसी दिन पढ़ने का मन नहीं है तो 1 से 2 घंटे पढ़ लो। उससे थोड़ा सा ये है कि चलो ज्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा पढ़ लिया, तो अगले दिन के लिए और मोटिवेशन आ जाती है कि यार कल कम किया था, कोई नहीं, कल हम और अच्छा करेंगे। और सर जो मैं फॉलो करता था, एक आपको डेली टू डू लिस्ट बनाने के लिए, आप चाहे तो मॉर्निंग में उठ के उसको बनाओ कि आज मैं ये करूंगा, या फिर आप नाइट में सोने से पहले ये लिखो कि मैंने आज ये किया। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दिन मैं नहीं पढ़ता था उस दिन मैं लिखता था कि आज 0 out of 10, मैं आपको अपने आप को जो सुबह को टारगेट बनाता था और ये फॉलो हो गया उस पर टिक करता था, जो नहीं होता था तो उसको, फिर अगर किसी दिन मैं नहीं पढ़ा हूं तो उसको 0 out of 10 में मार्क करता था। तो वो लिखने में भी बड़ा शर्म सी आती थी कि यार आज पढ़ा नहीं है, 0 लिखने में बड़ा दुख होता था। इसका मतलब कि अगले दिन यार 0 नहीं लिखना, कुछ पढ़ना है। तो वो बहुत हेल्प करती है। तो आपके पास टू डू लिस्ट जरूर बनानी है और थोड़ा बहुत डेली पढ़ना है। ये नहीं कि आज बिल्कुल नहीं पढ़ना, चाहे कम पढ़ो लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो।
ओके चलो, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कुलदीप जी ने बताई हैं। उम्मीद करूंगा कि इनकी ये स्ट्रैटेजी आप सभी को हेल्प करेगी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इस उम्मीद के साथ में कि अगला इंटरव्यू मैं आप सभी के साथ में लेने वाला हूं।